स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ेंगे बाय अल्फोंसे डॉड। ठीक है, तो मैं आप लोग को इससे पहले बता दूं कि मेरा नाम सोफिया, मैं आप लोग इंग्लिश टीचर हूं और आप लोग को इंग्लिश पे ध्यान देना है और इंग्लिश के लिए भी मेहनत करनी है। क्या होता है ना, आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट में तो ध्यान देते हैं कि बायो हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सब में ध्यान देते हैं। बट इंग्लिश को आप लोग बहुत लिटिल बिट ध्यान देते हैं, तो जो कि सही नहीं है। आप लोग को उसमें भी ध्यान देना है। कई बार आपके इससे भी मार्क्स बढ़ते हैं, परसेंटेज भी बढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पर भी ध्यान दिया कीजिए, है ना। मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन नाम से ऐसा कुछ लगता है कि क्या होगा लास्ट लेसन, क्या उसके आगे कोई लेसन नहीं थी? ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लास्ट लेसन क्या है। तो लास्ट लेसन पढ़ने से पहले हम अबाउट ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑथर हैं अल्फोंसे डॉड, यानी 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the day of Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia is consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Australia. In the story of French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read this story to find out what effect this had on life at school. So get it? ये है अल्फोंसे डॉड के बारे में। क्या है वो, क्या थे? ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी ये फ्रेंच भाषा में लिखा करते थे स्टोरी, नॉवेल, बुक्स, है ना। और ये जो लास्ट लेसन है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टोरी है फ्रांसो और पुर्सियन वॉर के बारे में। जो एक वॉर हुआ था ना जिसमें फ्रांस डिफेटेड बाय पर्सिया और वो लीड किया था बिस्मार्क पे, और इस तरीके से जो लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, तो ये उसकी स्टोरी को छोटा सा किसी की व्यथा को मतलब बताता है। सो गॉट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं हम इस लेसन को, लेकिन उससे पहले छोटा सा समरी बता देती हूँ मैं इसके बारे में कि क्या होता है कि ये कहानी जो है ये एक वॉर के बारे में है। वॉर यानी युद्ध हुआ, जिससे कि क्या इफेक्ट पड़ता है एक राष्ट्र पे, एक देश पे, है ना, कि कितनी उसमें चेंजेस आती है और किस तरह का बदलाव आता है, वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप लोग को इसके छोटे छोटे चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ मतलब जो चेंजेस आता है वो भाषा को लेकर होता है। भाषा मतलब आपका फ्रेंच से वो भाषा किसी और लैंग्वेज में चला जाएगा, है ना। तो अगर किसी और का राष्ट्र गवर्नमेंट आती है किसी और की, मतलब हमारे यहाँ तो खैर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मगर बाहर की बात है ये, मतलब इंडिया के बाहर की बात है, फॉरेन कंट्री की बात है, तो इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग का होगा। यानी वो कोई भी दूसरा शासक अगर आता है, वो मान लो दूसरे लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो वो अपना ही लैंग्वेज वहाँ पे लागू करेगा ना। तो हम इस चैप्टर में इसी बारे में थोड़ा बहुत रीड करेंगे। तो कम टू द पॉइंट, है ना। I started for school very late that morning and was a great dread of scolding, especially because of M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending another day out of doors. It was so warm, so bright, the bird was chirping at the edge of woods, and in the open field back of the swarming and Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. For the last 2 years, all over bad news had come from there. The lost battles, the drafts, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now?
Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there was apprehensive, reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. यहाँ जो राइटर हैं वो बताते हैं कि एम हैमल उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, ठीक है, और उन्होंने उसे कुछ पार्टिसिपल पढ़ने के लिए दिए थे उनको, जो ऑथर हैं उन्हें, और वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो रहे थे उस मॉर्निंग में, और वो मौसम देख रहे थे, बर्ड की आवाज़ सुन रहे थे, और बस इसी सब में बिजी थे। एक मॉर्निंग उनकी अच्छी सी जा रही थी, तो वो क्या सोचते हैं कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, और एक तरीके का डर क्या था कि उनका जो होमवर्क था वो नहीं हुआ था, इसलिए वो क्या कर रहे थे कि मैं नहीं जाता आज स्कूल। लेकिन फिर अचानक से उन्हें लगता है कि जब टाइमिंग बहुत क्लोज आ जाती है स्कूल से जाने की वापस, तो क्या होता है कि स्कूल जाने की जब टाइम होती है तो वो क्या करते हैं, तुरंत से एकदम तैयार होते हैं और दौड़ के एकदम भागा दौड़ी लगाते हुए जाते हैं स्कूल, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है उन्हें, जहाँ पे वो टाउन हॉल पार करते हुए वहाँ पे भीड़ दिखती है, और वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड है, जहाँ पे पिछले 2 सालों से कोई भी अच्छी खबर नहीं होती है, कोई भी अच्छी खबर नहीं होती है। तो क्या है, अब वहाँ पे वो देखते हैं वहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तो वो उतना ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ जाते, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो रहे होते हैं, एम हैमल की क्लास होती है उनको, इसलिए उनको जाना होता है। तो वो वहाँ से तो गुजर जाते हैं, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास कोई खड़े रहते हैं, ब्लैक स्मिथ और वॉशर, तो ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं। आपको मालूम हो इस कहानी में सबसे ज़्यादा रोल एम हैमल का है, ठीक है। एम हैमल के बारे में ही हम उनके ही रोल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ही रोल को पढ़ेंगे और इन्हीं पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो लास्ट लेसन है उन्हीं पे डिपेंड है, सारा कुछ जो कहानी है ना इन्हीं पे डिपेंड है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि हमको इस पर ध्यान देना है, स्टोरी पे, और स्टोरी की छोटी छोटी कहानी, ये किसके बीच युद्ध हुआ और कब हुआ, और ये बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ क्यों थी, और स्टूडेंट जो है इतने रश में क्यों था, ये सारे छोटे छोटे एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए आपको स्टोरी पे ध्यान देना है। अब वहाँ से वो क्या होते हैं, उनके पास एकदम ज़रा सा भी टाइम नहीं रहता और वो दौड़ते हुए स्कूल की ओर जाते हैं, और वहाँ पे जो क्या होते हैं, ब्लैक स्मिथ और वॉशर होते हैं, वो बोलते हैं ज़रा आराम से जाओ, है ना, इतना दौड़ते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हो सकता है मेरा ये लोग मजाक बना रहे हैं। Usually when Ghost School began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in union, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was also still. I had counted on the commotion to get on my desk without being seen, but of course that day everything I had been as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down in his treble iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how I pretended I was. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We will beginning without you." अब क्या होता है, वो स्कूल के लिए तो ऑलरेडी देर हो रहे होते हैं, लेकिन फिर वो स्कूल के लिए तो फिर क्या करते हैं, वो स्कूल पहुंच जाते हैं। अब स्कूल पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको उस दिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है। क्या बदला बदला सा लगता है? फ्रेंड्स हैं ये जिनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, आप लोग को इनके बारे में पता होना चाहिए था, मैं नाम पहले नहीं बताई। फ्रांस इनका नाम है, ठीक है, फ्रांस इनका नाम है, और एम हैमल इनके फ्रेंच टीचर हैं। ओके, सो क्लियर।
तो क्या होता है, अब वो जाते हैं स्कूल, लेकिन स्कूल में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ होता है, ठीक है। और एक भी मतलब एक भी किसी भी जगह से ऐसा नहीं लगता है कि आज स्कूल आए हुए हैं। ना कहीं टीचर के टेबल पे स्केल की आवाज़ आती है, ना कहीं से बच्चों की आवाज़ आती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा होता है। और क्लास में भी उनके ऐसा लगता है, कुछ लोग कोई तो है क्लास में बैठे हुए हैं और वो एम हैमिल को भी देखते हैं और वो मे आई कम इन सर कहते हैं, तो एम हैमिल कहते हैं ओके कम एंड सिट ऑन योर प्लेस। क्या होता है, एम हैमिल का भी वो जो क्या बोलते हैं, उनका जो बिहेवियर रहता है ना फ्रेंड्स को बहुत अपोजिट लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसे डांटते नहीं हैं, सीधे से बोलते हैं आके अपनी प्लेस पे बैठो। और आप लेट हो स्कूल के लिए और आपका टीचर इतना जनरली बिहेव करे आपके साथ, तो थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता है ना। तो वैसे ही फ्रेंड्स को भी लगता है कि टीचर को हो क्या गया है। फिर आगे पढ़ेंगे। बट नथिंग हैपन, एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वे आर बिगनिंग विथ आउट यू। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap and embroidered that he never would expect on inspection and prize day. Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Our house with this his three concerned had the former mayor, the former postmaster, and several other beside. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed a great edge, and held it open on his knee with his great spectacles laying across the page. While I was wondering about all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." The order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is our last French lesson. I want to be very attentive. अब क्या होता है, वो स्कूल में पहुंचते हैं, ऑलरेडी वो बुलेटिन बोर्ड पास से गुजरते हैं, वहाँ पे ब्लैक स्मिथ को और वॉशर को देखते हैं। स्कूल में आते हैं, वहाँ पे कुछ अलग ही सन्नाटा दिखता है। उनके टीचर का एम हैमिल का बिहेवियर उनको थोड़ा सा अलग लगता है। और फिर क्या होता है, जब वो क्लास के अंदर घुसते हैं ना, वो जाके अपनी सीट पे बैठते हैं, तो उनको टीचर क्या कहते हैं, उनके एम हैमिल जो फ्रेंच टीचर हैं वो कहते हैं, बहुत नॉर्मली से कहते हैं जाके अपने जगह पे बैठ जाओ। और वो जाके चुपचाप से बैठ जाते हैं। बैठ तो जाते हैं, लेकिन बैक बेंच जो उनका लास्ट बेंच होता है वो हमेशा से खाली रहता है। लेकिन आज उनको कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ पे फार्मर्स और सारे जो वहाँ के आसपास के मेयर और सारे लोग आए होते हैं और कुछ के पेरेंट्स भी आए होते हैं, ठीक है। क्या होता है, वहाँ पे वो लोग सब बैठे होते हैं, तो ये नज़ारा देखकर भी थोड़ा अलग लगता है। और दूसरा क्या होता है, एम हैमिल कुछ फ्रिल वाले शर्ट पहने होते हैं, कोट पहने होते हैं, हैट पहने होते हैं, जैसा कि वो फॉर्मल लुक में नहीं रहते हैं, कुछ स्पेशल लुक में रहते हैं। स्पेशल लुक मीन्स टू से कि वो ऐसा ऐसे ड्रेसअप तभी करते हैं जब वो क्या कर स्कूल का कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कुछ अलग सा प्रोग्राम होता है, वैसा ड्रेसअप जो फ्रिल्ड अपना शर्ट वाइट रेड में, ये सारे ड्रेसअप वो कब करते हैं, जबकि कुछ स्पेशल ओकेजन रहता है। लेकिन आज उनका स्पेशल ओकेजन के बिना ऐसा होना थोड़ा सा अफोर्ड लगता है कि ऐसा आज क्यों है ना। और उनका ये कहना कि फ्रेंड्स आओ बैठो और तुम्हारी इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा उनको अफोर्ड लगता है कि सर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे क्या बात है। उसके बाद से ये सारा कुछ देख के दिमाग में कुछ भी चल रहा था, एकदम हर कुछ बदला हुआ देख के किसी को भी लगता है ना कि आखिर हो क्या रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही फ्रेंड्स को भी लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, सर ऐसे क्यों हैं। हाँ, और उसके बाद क्या होता है, सर का ये कहना, ये सारा कुछ देखने के बाद सर ये कहते हैं कि आज यहाँ पे बैठ जाते हैं चेयर में अपने स्केल पकड़े हुए और कहते हैं कि आज मुझे एक बहुत जेंटल टोन में कहते हैं कि आज मुझे एक ऑर्डर मिला हुआ है जो बर्लिन से आया है और
कहा गया है कि अब जर्मन ही केवल पढ़ाया जाएगा स्कूल में, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, तो सभी ऐसा शॉक्ड नज़र से देखते हैं और सर का एकदम मतलब कहना चाहिए कि ऐसा आराम से बोलना, मतलब जो टीचर इतना ज़्यादा हमारे लिए टफ रूल हमेशा किया रहता, मतलब टफ उसका रोल रहा हो, और वो एकदम से सॉफ्टली जेंटली उस चीज़ को कह रहा है, मतलब थोड़ा सा तो अलग लगेगा। हाँ, अब वो कह रहा है कि आज मुझे ऑर्डर मिला है बर्लिन से, केवल जर्मन चलेगा अलास्का और लॉरेन में, ठीक है। न्यू मास्टर जो कल से आएंगे, वो नए टीचर आएंगे जर्मन पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो मेरा ये आज का जो लेसन है, आज मेरा ये लास्ट लेसन है, ऐसा वो कहते हैं। तो देखो बच्चों, आज मेरा ये लास्ट लेसन है और कल से जो आप पढ़ेंगे वो जर्मन होगा। तो अब ये जो हमारा फ्रेंच है, मेरे लिए बहुत अटेंटिव था, मेरे लिए बहुत प्यारा था ये लैंग्वेज, और किसी को भी अपना लैंग्वेज प्यारा होता है ना। हम भी देखो अपने लैंग्वेज को लेकर, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड ये स्टोरी है, और हम अपनी लैंग्वेज को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या है आजकल देख के और समय अनुसार बोलना चाहिए ढल गए हैं कि अब तो इंग्लिश को ज़्यादा जोर देते हैं, इन मतलब बोलने वाली लैंग्वेज में, नहीं स्पीकिंग बोल रही हूँ, पढ़ना तो खैर हम लोग को कंपलसरी है, उसको तो करना ही है ना, लेकिन इन स्पीकिंग की बात कर रही हूँ। तो ऐसा वो बोलते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है। वो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से क्या होता है, शॉक्ड हो जाते हैं सब। What a thunderclap this word were to me, मतलब उनके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, अचानक से उन्हें एक शॉक जैसा लग जाता है। Oh, the riches that was that what they had put up in the town hall, my last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh how sorry, I was not learning my lesson, for seeking birds' eggs are going to sliding on their sour. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of sense, well, old friends now that I could give up, and M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man, it was honored of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood what the old men of village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was thanking our master for 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. अब क्या होता है, फ्रैंक को क्या लगता है, फ्रैंक को लगता है कि अच्छा हुआ मैं आज स्कूल आ गया, मतलब वो अपने आप शिट मैं क्या करने जा रहा था, मतलब आज मैं तो स्कूल आने का सोचा भी नहीं था, और ऐसा ये मैं गलती कैसे कर रहा था, आज अगर मैं नहीं आता, और ये जो सारा कुछ मुझे शुरू से लगता आ रहा है, मैं आज बर्ड्स की चिरपिंग, उनकी चहचहाट और मौसम के में तो मैं ऐसा खो गया था जैसे कि आज मुझे स्कूल अटेंड नहीं करना, वो तो अच्छा हुआ कि मैं स्कूल आ गया, वरना आज मैं कैसे देखता। और फिर वो हर बात को सोचते हैं, वहाँ से आते हैं बुलेटिन बोर्ड के पास, वो कुछ भीड़ देखते हैं जिसे वो इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे ध्यान में लाते सोचते क्या कर रहा था मैं, ये तो मैं आज अगर स्कूल नहीं आता तो आज मैं एम हेमल से मिल भी नहीं पाता, और मैं कितना मिस करूँगा उनके स्केल को लेके, रूलर को लेके चलना, उनका क्लास में ऐसा होना। मतलब किसी टीचर को आप खुद सोचिए कि अगर वो टीचर आपकी नजर, मतलब आप एक बार ये सोचिए ना, आप एम हेमल को मत सोचिए, आप अपने टीचर को सोचिए, अचानक वो बोले कि आज मेरा लास्ट डे है, और आपका वो कहीं ना कहीं आप उसको मिस तो करेंगे ना, और आपका वो फेवरेट है तो और बड़ी बात है ना, और अगर ना हो तो भी कम से कम टीचर तो है ना आपके साथ, उसने इतना टाइम तो दिया है, आपको पढ़ाया है लिखाया है, एटलीस्ट कुछ तो उसके बीच में और आपके बीच में बॉन्डिंग होगी, तो आप कहीं ना कहीं तो उनको मिस करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ऐसा वो सोचते रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे इस बात को समझने लगते कि अच्छा मतलब आज ये ऑनर देने के लिए यहाँ पे लोग जो बैक बेंच में बैठे हुए हैं, इन लोग क्यों आए हैं, ये अभी समझ में आ रहा है मुझे, और सर का ऐसा ड्रेसअप, आज ये सब ऐसा क्यों है अब समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि क्या है सर आज
जा रहे हैं यहाँ से, कल से वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं कि आज जो मैं पढ़ाऊँगा ये लास्ट लेसन है। मतलब वो अपनी बातों को सोच रहे होते हैं। और 40 इयर्स का जो इनका फेथफुल सर्विस था, जो पूरा पूरा अपने आप समर्पित जो करके अपने आप को 40 इयर्स से हमें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, मतलब ये इस प्राइड, इस ऑनर के लिए ही इनके पास यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, और कल से ये यहाँ पे नहीं आएंगे, इसलिए ही इतनी भीड़ भाड़ है, इसलिए ही ऐसा है, इसलिए ही स्कूल का माहौल ऐसा दिखा मुझे, और इसलिए ही ये सब कुछ मैं एफर्ट सा देखता आ रहा हूँ, है ना। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I have given to be able to say dreadful rule of the participle, although very loud and clear and without one mistake, but I got my mixed up on first word and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Hamel to say me, I want to scold you, little Franz, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have stayed out ourselves. I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see, wherever we have come out, that's a great trouble with Alas. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet to be neither speak nor write to your own language. But you are not worse, poor little Franz. We have all a great deal reapproach ourselves with. Our parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. I have to be to blame also. I have not often instead of learning your lesson, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was most beautiful language in the world, the clearest, most logical, that was God it most us or among us, and never forget it, because when a people are instead, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to kept the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how I will understood it. All he said seemed too easy, so easy, I think too, that I had never listened so carefully. ठीक है, अब एम हैमिल कमियां बताते हैं कि इतने दिन से तो पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चों तुम लोग कभी खेती करने चल जाते थे, कभी मिल्स में काम, अब उनके पेरेंट्स पे ब्लेम करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो सही वहाँ तक नहीं रहता है, मुझे नहीं लगता कि वो सही कहते हैं, लेकिन क्या है, अब पेरेंट्स की मजबूरी भी हो सकती है ना, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते। मे बी जहाँ तक वो अपनी बारे में भी फिर बोलने लगते हैं कि कई बार मेरी भी गलतियाँ होती होंगी कि मैं आप लोगों पे ध्यान ना देता हूँ और शायद नहीं पढ़ा रहा होता हूँ, ऐसा करके। ऐसा नहीं कि केवल वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को ही केवल कह देते हैं और बात ख़त्म हो जाती, नहीं, वो उन पे कहने के बाद फिर बात आती है कि वो अपने आप पे भी बोलते हैं कि शायद मेरी भी कहीं ना कहीं कमी है, मैं कभी क्लास नहीं ले रहा हूँगा या कुछ भी। तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरा और मेरे बच्चों का कनेक्शन इस लैंग्वेज को लेके कैसा है। और फिर आखिरी में वो फ्रेंच लैंग्वेज की कुछ अच्छाइयाँ करते कि वो क्या है, लॉजिकल लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, मतलब उसको पढ़ना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड कुछ बताने लगते हैं कि सबसे पहले क्या बताते हैं कि लॉजिकल है, वो लॉजिकल है, मोस्ट लॉजिकल बताते हैं। ठीक है, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, तो इसलिए आप लोग को इस लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। और ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, वो ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को पढ़ने के लिए ये दो तारीफ उसकी करते हैं कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट लॉजिकल है, और आपको कभी भी अपनी लैंग्वेज को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है ना। जो आपका लैंग्वेज है ये कभी आपसे दूर नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग हैं, आप लोग आज से ही अपने इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ये इजी है समझने में भी, सब कुछ, मतलब वो इस तरीके से अपने लैंग्वेज की तारीफ करके बच्चों के सामने कहते हैं। लेकिन उस वक्त फ्रैंक को क्या होता है, उस समय वो अपनी
कमियों को फील कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं मेरी कमी है, सर इतने दिन से पढ़ा रहे थे लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, मैं कहीं ना कहीं अपनी मतलब गलतियों में उलझा रहता था, कुछ किसी न किसी काम को लेकर डिस्टर्ब रहता था, मतलब उनकी क्लास पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता था, केयरफुल नहीं रहता था, ऐसा मतलब वो उनको थोड़ा थोड़ा अपने आप में लगता है कि ये मेरी गलती है। And that he had never explained everything so much patience. It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us written a beautiful round-handed. France, alas, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone sat on work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest one of who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, that pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing German? Even the pigeons. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in chair and gazing first at one thing that at another, as if want to be fixed in his mind just how everything looked in the little schoolroom fancy. For 40 years he had been there in same place with his garden outside the window and his class in the front of him. Just like that, only the desk, the bench had been worn smooth, a walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it is must broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had be a lesson of in history. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chant their ba bi bi bo down there, and the back of the room, old Hauser had been put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How we will I remember it, that last lesson. All at once the church clock struck 12, then the Angelus, all at the same moment the drums of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in the chair. I never saw him look so tall. My friend said but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk. Might he wrote as a large he has could Viva la France. क्या लिखे उन्होंने? सॉरी, वीवे ला फ्रांस मीन्स क्या होता है? लॉन्ग लीव. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो अब थोड़ा इमोशनल स्टोरी हो जाता है. कैसे हो जाता है? क्या होता है कि जो मिस्टर एम हैमल होते हैं वो कुछ कमियां अपनी बताते हैं, कुछ लोगों की कमियां बताते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कह देते हैं कि मेरी भी गलती है, लोगों की भी गलती है, कुछ पढ़ने में ध्यान नहीं देते, ऐसा करके कुछ बहुत अपनी कमियां, दूसरों की कमियां तो बता देते हैं. उसके बाद वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, फ्रेंच के बारे में बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज लॉजिकल है, अच्छा है. उसके बाद से फिर ब्यूटीफुल है ना. उसके बाद से क्या होता है, फिर
जब पछतावा करते हैं कौन, फ्रैंक क्या करते हैं, पछतावा करते हैं कि मैं पढ़ा नहीं, ऐसा वैसा, मतलब वो अपने टीचर को लेके कि वो टीचर इतना अच्छा था, वो डेली आगे पढ़ाया करता था और हम अपने क्लासेस मिस किया करते थे और अच्छे से पढ़ते नहीं थे, हम अपने उसके पीछे मतलब ध्यान नहीं दिया करते थे, ऐसा वो बताने लगते हैं। और क्या होता है फिर वो एम हेमिल्स अपने चेयर पे बिल्कुल मोशनलेस बैठे होते हैं, उनका चेहरा जो होता है वो पहली बार ऐसा दिखता है, जो फ्रैंक हैं उनको पहली बार ऐसा दिखता है। 40 ईयर्स एक ही जगह पे रह के पढ़ा रहे होते, कंटिन्यू मेहनत कर रहे होते, तो कुछ तो अटैचमेंट होता होगा। और फिर क्या होता है इस तरीके से जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो थोड़ा मतलब वो हर कुछ सोचते हैं जो उनके आसपास होता है, और एम हेमिल भी सोच रहे होते हैं और फ्रैंक भी सोच रहा होता है। फिर इसी तरीके से मतलब उनका घर, उनका गार्डन में अखरोट के पेड़, उनका लगाया हुआ पेड़ जो बड़ा सा दिखा करता था, वो सारा कुछ, और सर की डांट, सर का रूड बिहेव, सर को इस लैंग्वेज को सीखने के लिए इतना, ये सब क्या होता है बड़ा अजीब सा लगता है ये सोचकर, सर को भी बड़ा अजीब सा लगता है, इमोशनल हो जाते हैं और बच्चे को भी ये सब अजीब सा लगता है। फिर भी वो थोड़ा सा करेज इकट्ठा करते हैं। तो करेज मीन्स क्या होता है, हिम्मत इकट्ठा करते हैं, हिम्मत इकट्ठा करके फिर खड़े होते हैं और ये कह देते हैं कि एट लास्ट, वेरी लास्ट, आफ्टर राइटिंग अ लेसन स्टोरी, वो कहने लगते हैं कि एक मैं हिस्ट्री आप लोगों से कुछ छोटा सा बताना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं। और वो मतलब पकड़े होते हैं अपने हाथ में चौक, मगर वो लिख नहीं पा रहे होते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बस इतना इमोशनल और होकर बस यही कहते हैं कि मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ। फिर बस वो लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, मीन्स होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब होता है जिंदाबाद बोलते हैं ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वैसा वो है फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिख के और तब तक क्या होती है, चर्च की जो क्लॉक स्ट्रोक होती है वो 12 पे पहुंच जाती है और बेल उसमें बजने लगता है और फिर आसपास शोर होने लगती है और सब इधर उधर निकलने लगते हैं, क्या क्लास ऑफ हो जाता है और वो खड़े हो जाते हैं और नीचे से आवाज़ आती है, वो लास्ट बस उनकी चौक्ड आवाज़, जो लास्ट बिल्कुल लास्ट टूटी फूटी सी आवाज़ निकलती है कि ही कुड नॉट गो ऑन, और दे हैड टर्न ऑन ब्लैक बोर्ड, और चौक लेते हैं और ये लिख के बस उसके बाद स्टॉप कर देते हैं सब कुछ। और फिर नीचे से आवाज़ आती है स्कूल डिसमिस, यू मे गो, और उनकी बहन उधर पैकिंग वैकिंग करके रखी होती है क्योंकि कल से उनको नहीं रहना होता इस स्कूल में और सब कुछ ख़त्म होना होता है, मतलब ये लैंग्वेज का एंड होना होता है और वहाँ पे अब जर्मन का शासन आने वाला रहता है, तो जर्मनी क्लास और वो सारे क्लासेस चलने वाले होते हैं। तो इस तरीके से बहुत भावात्मक होते हुए, मतलब इमोशनल होते हुए वो क्या करते हैं, चले जाते हैं वहाँ से, वो रास्ता छोड़, मतलब वो अपना वो स्कूल, वो क्लासेस छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग को स्टोरी समझ में आ गई। सो अब क्या है, आप लोग को इसमें से जो भी कहीं भी कन्फ्यूजन हुई होगी इस स्टोरी में तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और बुक सबके पास होना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वर्किंग विथ वर्ड्स, जितने भी इसके एक्सरसाइज हैं वो सारे कुछ किए जाएंगे। लेकिन आज की चैप्टर में अगर कुछ ना समझ में आया हो, यानी कुछ डाउट आ रहा हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपकी डाउट पूरी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स।